गुड इवनिंग दोस्तों। ये कोरोना के ऊपर मैं आज कई दिनों बाद बोलने बैठा हूँ, तो उसमें ये बताने के लिए कि कोरोना का भविष्य क्या होने जा रहा है। आखिर कोरोना समाप्त, लेकिन अगर कोरोना की समाप्ति के बारे में हमको जानना है तो हमको कोरोना के आरंभ के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। छोटे छोटे तरीके से बहुत लोगों ने आपको समझाया है, मैंने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन वक्त इस चीज़ का है कि शॉर्ट में आपको बताऊं कि कोरोना का अतीत क्या था और भविष्य क्या होगा। सबसे पहले कोरोना जिन लोगों ने रचा है, जिसके जो रचयिता है, मैं नाम लेता चलूँगा, तो उन लोगों को, कुछ लोगों की इसकी ज़रूरत थी इसको फैलाने के लिए, इसको करने के लिए। तो नंबर 1, 1, 2, 2 सबसे पहले वो व्यक्ति हैं रॉथचाइल्ड, जो रॉथचाइल्ड परिवार है, जिसके बारे में मैं कई बार बात करता रहता हूँ। तो रॉथचाइल्ड परिवार को इसको फैलाने के लिए ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत थी विश्व बैंक की, WHO की, उसके बाद सबसे नंबर 1 पे चीन की, फिर अमेरिका की, दुनिया के बहुत से देशों के नेताओं की, साथ साथ मीडिया की, और एक वायरस की जिसका नाम है कोरोना। तो इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया। क्यों इकट्ठा किया गया वो भी जान लीजिए, और कैसे काम करना था। अगर विश्व बैंक और WHO उनके पास ना होते तो उनके पास ये कहने के लिए कि हमें किसकी माननी है, सरकारों के पास ये रास्ते नहीं थे कि वो कह पाती कि हमें किसकी माननी है, तो इसलिए विश्व बैंक और WHO था। विश्व बैंक भी थोड़ा साइलेंट मूड में है, असल में WHO सामने रखा गया। साथ साथ अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन की तरफ लोगों को लेके जाना था, तो लॉकडाउन तब तक संभव नहीं था जब तक चीन जैसा कोई देश, चीन एकमात्र ऐसा देश है कि जो इतने लंबे समय तक के लिए लॉकडाउन कर सकता था और जहां पब्लिक कुछ विरोध नहीं करती, और एग्जाम्पल सेट हो जाता कि चीन ने लॉकडाउन किया और हमें वहां से करना पड़ेगा। अमेरिका के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो लॉकडाउन करते और सब उनकी पहले मान लेते, इसलिए चीन की ज़रूरत थी। तो चीन को उसमें शामिल किया गया। चीन को जो शामिल किया गया तो उसमें चीन को कुछ लालच दिए गए थे, लेकिन वो लालच पहले समझ लें, बाद में पता लगेगा चीन के साथ सुलूक क्या होने वाला था। सबसे पहले चीन को एक लालच दिया गया था। वो लालच ये था कि रॉथचाइल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है अमेरिका। पहले अभी तक वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए अमेरिका का काम कर रहे हैं। एक गुंडा चाहिए होता है हर आदमी को, तो अमेरिका गुंडागर्दी दिखाता था, लेकिन फिर चीन जो था थोड़ा बढ़ने लगा और चीन कुछ बातें करने लगा अमेरिका को भी आंख दिखाने के लिए। तो वो लोग चुपके से बात गए, उन्होंने चीन से कहा, यार बात सुनो, हमें एक छोटा सा काम है तुमसे कि इस तरीके से एक वायरस का फैलाओ और उस वायरस के फैलने पे तुमको थोड़ा बेनिफिट होगा। चीन बोला ओके ओके, और वो सब एक डील के तहत हुआ कि अब मेरे गुंडे का काम तुम करोगे। चीन को भी लगा अच्छा हम ये करना चाहिए, तो चीन ने हामी भर दी और इस तरीके से वहाँ एक वायरस का निर्माण होता है, जो वायरस जो है फैलाया जाता है। फिर चीन उसको लॉकडाउन खेलता है, पूरी दुनिया के पास एक मैसेज क्रिएट होता है और फिर पूरी दुनिया वो लॉकडाउन खेलने की तरफ WHO के कहे पे बढ़ देती है। WHO के कहे पे बढ़ती है, तो WHO क्यों कहेगा? क्योंकि वो तो पपेट है, वो तो सीधी सी एक संस्था है, उसमें लोग बैठे हैं 5-7, वो पपेट हैं और वो बढ़ने के लिए कह देंगे। तो वो पूरे दुनिया को कहते हैं कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा। और क्योंकि WHO की संस्था जो है वो जब कोई बात कहती है तो पूरी दुनिया के नेताओं को गंभीरता से सुननी पड़ती है, वरना लोन नहीं मिलता, और लोन मिलने से नेताओं को फ़ायदा होता है, उनकी थोड़ी मलाई बढ़ती है उसमें। तो वो मलाई बांटने के लिए फिर नेताओं से कहा गया कि भाई तुम्हें इसमें सहयोग करना है, ये मलाई खानी है और इसमें तुम, तो नेताओं ने पूछा होगा पब्लिक को क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कह देना एक तो वायरस है, और दूसरी बात ये कि हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, और तीसरी बात आप लोग करोगे धीरे धीरे इसको ख़त्म भी हो जाएगा, और आप लोग अपनी तालियां पीटना कि देखो हमने बचा लिया दुनिया को,
आपके देश को, तो सारे नेता बोले ओके ओके हम राजी हैं, ये तो अच्छा गेम है, बहुत से बहाने मिल जाएंगे, मलाई भी खाने को मिलेगी, आराम भी मिल जाएगा, 1-2 महीने आराम से ऐश करेंगे। तो मोटे मोटे नेता ये करते हैं, बाकी तो छोटे उनके पीछे होते हैं। तो मोटे नेता में हर देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से नेता राजी हो गए। फिर हुआ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो झंझट कर देंगे। तो पहली बात तो बता दें आपको कि न्यूज़ चैनल बहुत सारे उन्हीं लोगों के मार्फत चलते हैं, तो न्यूज़ चैनल झंझट करने वाले थे नहीं। लेकिन फिर भी न्यूज़ चैनल से कहा गया कि तुमको बहुत बड़ा है और वो बेनिफिट ये होगा कि पैसा तुम्हारा बहुत कमाओगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल सब देखेंगे और कुछ करने का बचेगा नहीं। फिर न्यूज़ चैनल देखो, सारी फिल्में बंद हो जाएंगी, नहीं बनना, सारे सब बंद हो जाएंगे, इंटरटेनमेंट तुम ही बचोगे, तो कर लेना इंटरटेनमेंट, पैसा कमाना खूब। न्यूज़ चैनल बोले ओके ओके यार हम भी राजी हैं, बिल्कुल ठीक है ओके ओके हो जाता है। उसके बाद बारी थी थोड़े से डॉक्टरों की, जो ये कह सकते थे कि भाई ये गलत है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, हम तुम्हें इतना नाम कर देंगे कि डॉक्टर तो जैसे जी जान से मरे जा रहे हैं। पूरे देश के अस्पताल खाली हैं, पूरे सब जगह जो चीज़ें चल रही हैं, किसी डॉक्टर के पास कोई काम है नहीं। मैं आपको पूरे दुनिया में कई देशों के मतलब अस्पतालों के फ़ोटो भेज सकता हूँ जहाँ खाली पड़े हुए हैं। लेकिन कोरोना बहुत युद्ध लड़ा जा रहा है, और इस युद्ध में सबसे बड़े जो हमारे रक्षक बन के उभरे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं। वो घरों में बैठे हुए हैं, वो रक्षक है हमारे। थोड़े से कुछ बेचारे लगे होंगे, वो भी होता ही है, थोड़ा तो एक आध तो कहीं होना है जहाँ पत्थर फेंका खाना है और सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत सबसे बड़े रक्षक वो हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो पुलिस वाले हैं जो हमें डंडा मारते हैं, वो बहुत बड़े रक्षक हैं। वो इतने बड़े रक्षक हैं कि जब आश्रम के लिए गाड़ी सामान लेके आती है तो वो बीच में रोक के उसकी चेकिंग करते हैं और उनसे कहते हैं सैनिटाइजर इसमें से हमें दे दो, मास्क दे दो, जो कि हम मंगाते नहीं। तो फिर वो थोड़ा बहुत कुछ और सामान ले लेते हैं। हमारे देश के रक्षक हैं तो हमें देने पड़ते हैं, तो वो रक्षकों को हम दे देते हैं। ऐसे मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है। न्यूज़ चैनल वाले थोड़े से रक्षकों के फोटो दिखाते हैं, थोड़े से रक्षकों की होशियारियां दिखाते हैं। ना कहीं कोई डॉक्टर गलत है न्यूज़ चैनल में आज तक दिखाया गया, ना ही कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है, ये आज तक नहीं दिखाया गया। सब दुनिया की रक्षा में लगे हुए हैं। तो ये पूरा खेल चला जाता है। अब इस खेल को चलने से फायदे क्या हैं? पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा, आर्थिक रूप से आप तबाह, इतने तबाह कि जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेके रखा हो जिसकी लगभग 1 लाख रुपए महीने की किस्त जाती है, 20 साल तक जानी है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप घरों से निकलेंगे कोरोना खत्म होने के बाद, तो आपको पता लगेगा आपका फ्लैट जो है 30-35 लाख रुपए का रह गया। 30-35 लाख रुपए के फ्लैट पे 1 लाख रुपए महीने की किस्त आप नहीं देना चाहेंगे, और जाहिर सी बात है लगभग 15-20 लाख रुपए आप पहले भी दे चुके होंगे। गजब। फिर हालत होगी भागो, बेच के भागो, छोड़ के भागो तो सब बैंक करप्ट हो जाएंगे। बैंकों के पास बढ़िया वाला एकदम मामला होने वाला है। हजारों फ्लैट्स जो हैं लोग छोड़ के उसमें दे देंगे कि हम किस्त नहीं दे सकते। और बैंकों को संरक्षण तो सरकार देती है, आप सबको पता है कितना अच्छा संरक्षण देती है। उनके यहाँ कोई लूट के भाग जाता है पैसा तो पब्लिक को लाइन में खड़ा किया जाता है। पे ये है कि सरकार फिर 60,000-70,000 करोड़ रुपया जो लोग लेके भाग गए हैं वो माफ कर देती है, अपने खाते से उनको दे देती है। तो ये सब हो जाता है। तो पहला तो आर्थिक तबाही होने वाली। आर्थिक तबाही होने के बाद दूसरा काम होगा कि आपको जो है धीरे धीरे समझाया जाएगा नोट बेकार होते हैं। और नोट बेकार होते हैं इसलिए क्योंकि नोट फैलता है, और नोटों से ही नहीं फैलता, आपके कार्ड से भी फैल सकता है, ये सब फैल सकता है। तो अभी भी दुनिया में जैसे भारत देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपया कैश मार्केट में है, 20 लाख करोड़।
और अगर पूरी दुनिया का अंदाजा लगा लें तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 करोड़ रुपया कैश के रूप में पब्लिक के पास है। तो इतना पैसा तो अभी बाहर है ना, तो कैसे पूरे तरीके का घोटाला बैंक कर सकते हैं? बैंक सब एक ही के हैं, एक ही फैमिली है जिसके सारे बैंक हैं पूरी दुनिया में। तो अगर किसी तरीके से करेंसी बंद हो जाए तो हमारा पैसा तो वहीं रहा। हमने मान लिया एक डिजिटल करेंसी गई, उसने हमें दे दिया, उसके पास डिजिटल करेंसी पहुंच गई, पैसा सब रखा हुआ है, चूतिया पे का सारा खेल सब मार्केट में खेलते रहो, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बैंक तो बन गए। ये सारी चीजें होंगी और इसके साथ साथ आपको और भी तरीके की चीजें झेलनी पड़ेंगी, जैसे नक्सलवाद झेलना पड़ेगा। गरीब आदमी आपका जो है वो उतर आएगा सड़कों पे लूटपाट करने के लिए। तो सिस्टमेटिक है, कभी भी किसी को उपद्रव पे नहीं जाने देंगे। हम कभी भी, हम अच्छे समाज हैं, हम कभी किसी को उपद्रव नहीं करने देंगे। तो गरीब आदमी लूट सकता है तो मध्यम वर्गीय को समझाओ कि उसको खाना खिलाओ। मध्यम वर्गीय कहेगा बहुत अच्छी बात है, देश प्रेम हमारे अंदर है, हम खिलाएंगे, वो खाना खिलाएगा। फिर वो भी धीरे धीरे बर्बाद होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास पैसा आता है थोड़ा उच्च वर्गीय से। उच्च वर्गीय वाला पहले सोचेगा हम पे बहुत सारा पैसा है, हम तो आराम से जिंदा रह लेंगे। फिर 1-2 महीने में उच्च वर्गीय वाले को लगेगा यार ये तो बवाल हो गया, अब तो भाई अब तो नुकसान हो रहा, बैठे बैठे तो नहीं दिया जा सकता। तो मिडिल क्लास का रोक लेगा, तो मिडिल क्लास वाला भी इसमें आ जाएगा और हाई क्लास वाला जो है मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो दुनिया में से क्लास बचेगा मिडिल, और एक बचेगा वो पापा जी हमारे फैमिली। तो ये 2 बचेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें कहीं पर अगर नक्सल होगा तो उसके नाम पे बम गिराने का काम करेंगे। जैसे पहले आतंकवाद प्लान किया गया था, ऐसी नक्सलवाद को दोबारा अच्छे से प्लान किया जा रहा है। ये नक्सलवाद हमें देखने को मिलेगा। साथ साथ और भी बहुत सी चीजें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको करने के साथ साथ ये कोरोना समाप्त कैसे होगा ना, यही तो सोच रहे होगे, साला समाप्त तो बता ही नहीं रहा। चलो समाप्त बता देते हैं। कोरोना समाप्त होगा बहुत बड़ी तबाही के बाद, सितंबर अक्टूबर तक की लॉकडाउन खेल लेंगे। आपको इतना मजे से समझाया जा रहा है, पहले 21 दिन का है, फिर 14 दिन का है, फिर 7 दिन का होगा, उसके बाद तुम आना और कहना यार अब गड़बड़ हो रही है। 1 महीने मोदी जी 1 महीने का कर देंगे, हम लोग तो थाली बजाने में माहिर हैं। नहीं बजाता है वो तो देशद्रोही है ही है। और थाली बजाने वालों को भी इतने दिन हो गए बजाते हुए कि अगर वो नहीं बजाएंगे तो उन्हें लगेगा कि पड़ोसी जो कल तक हमें भक्त कहते थे वो अब क्या हंसेंगे, तो इसलिए वो मजबूरी में बजाएगा। फटी तो उसकी भी है, फटी तो इस समय भक्तों की भी है, और ये पूरी दुनिया के भक्तों की फटी हुई है। जिस जिस देश के भी जो जो भक्त हैं उन सब की फटी हुई है। लेकिन एक खासियत है कि तुम्हारे माथे पे एक तमगा लगा दिया गया भक्ति का, वो तुमने खुद लगाया। बहुत दिनों तक मोदी जी तारीफ करके तुमने खुद लगाया, और हालत ये हो गई है कि अब अगर तुम विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने दिन बाद लोग पड़ोसी हंसेंगे। जैसे पहले नेता लोग होते थे वो बड़ा काम करते थे, एक ने किसी ने झंडा लगाया कांग्रेस का पहले कहीं, तो जिसका झंडा नहीं लगा होता था बीजेपी वाले उसकी दुकान के बाहर झंडा लगा देते थे। तो लोग बैठे बैठे मैं बीजेपी वाला, मैं ये वाला खेलते रहते थे और उनका काम चलता रहता था। तुम अपने आप को समझते रहो, किसी एक पक्ष में तो जाना ही जाना है। तो फाइनली ये सब चीजें जब निपटेंगी तो अंत इसका ये होगा, चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान किया गया, क्योंकि चीन दुनिया का एकमात्र देश था जो रॉथस्चाइल्ड कंपनी से सही ढंग से लड़ रहा था और अपने आप को ग्रो कर रहा था। इसके अलावा दुनिया का और कोई देश है तो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और मैं रूस को बोलता हूँ। तो ये 4-5 देश हैं जो अभी भी सही ढंग से उनसे लड़ते थे। तो अब हालत ये होगी कि चीन का दांव उल्टा उसी पे उन्होंने ठोक दिया, और पूरी दुनिया में चीन के ऊपर केसेस किए जाएंगे। हो ही रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के लोग देश केस कर रहे हैं। बाद में ये सब केस जीतेंगे तो चीन को आर्थिक रूप से तोड़ने का काम किया जाएगा।
अगर चीन कहीं लड़ता है तो हम लोग तो हैं देशभक्त अमेरिका के, हम लोग अमेरिका के देशभक्त हैं, याद रखना। हम लोग भारतवर्ष के रक्षक नहीं हैं, हम लोग अमेरिका के रक्षक हैं। तो हम लोग वहाँ पे मान जाएंगे और फिर हमारी धरती से बम फेंके जाएंगे चीन की तरफ, चीन हमारी धरती पे फेंकेगा और अमेरिका वहीं बैठा रहेगा, उसको कोई बहुत झंझट है नहीं। तो या तो युद्ध होगा और या फिर दूसरी चीज़ होगी कि चीन को आर्थिक रूप से सामान खरीदो, ये ना खरीदो, बातें करके चीन को तबाह कर दिया जाएगा। हम लोग अपना बहुत ताली बजाएंगे, हमने बदला ले लिया। फिर अचानक एक दिन ऐसा होगा कि पूरे दुनिया की लैब की और सबकी तरफ से आएगा कि कोरोना वायरस कोई बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन ये WHO ने सबको मिसगाइड किया। WHO ने मिसगाइड किया तो भी रॉथचाइल्ड तो फंसने वाला नहीं। WHO के कुछ संस्था के लोग जो होंगे 5-7, उनको बहुत अच्छे ढंग से निकाला जाएगा, उन पे केस चलेगा और उसके बाद एक सॉरी आएगा। सॉरी आएगा दुनिया की सरकारों की तरफ से कि सॉरी यार, वो WHO ने में मिसगाइड किया, WHO के कर्मचारियों ने बहुत बड़ा धोखा किया, साजिश रची चीन के साथ। और फिर विश्व बैंक कहेगा कि ये संस्था जो इतने वर्षों से हमारी विश्वसनीय संस्था थी, उसने बहुत गलत काम किया, तो हम ये संस्था से अपना नाता तोड़ते हैं और एक दूसरी संस्था का निर्माण करेंगे जो सही से काम करेगी और इनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाएगी। ये पूरी दुनिया में उच्च स्तरीय कमेटियां बैठती हैं, हमारे पास ही बैठती हैं, आके यहीं बैठती हैं, आ जाती हैं, दारू पीती हैं उच्च वर्गीय कमेटियां और बहुत कुछ करती हैं। सारे देश के नेता कहेंगे आर्थिक बर्बादी हुई, लोन बहुत ज़्यादा लिया जाएगा विश्व बैंक से, वो सबको दे देगा और हमारे देश कहेगा कि हमने देखो बचा लिया। मोदी जी आएंगे कुछ दिन बाद कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया था, हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम केवल 40-50 हज़ार पहुँच पाए। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें रोज बताया जाता है कि कितने मरे, कितने बच गए, कितने कोरोना के और पाए गए, तुम्हें कभी कोई नहीं बताता कि डेली टेस्टिंग कितनी चल रही है, कितनी किटों से केवल जांच की जा रही है डेली, इसका कोई आंकड़ा क्यों नहीं देता। अगर पीछे से जांच कम कर दी जाए तो कम आंकड़े आने लग जाएंगे, वो तो हाथ का खेल है। आप याद करो कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद 10 दिन तक बहुत बढ़िया तरीके से एक तमाशा हुआ था कि अब हम कंट्रोल कर रहे हैं, 10 दिन तक हम कंट्रोल कर रहे हैं, पब्लिक अपनी खुश थी। मेरे बहुत सारे मित्र पोस्ट डालते थे, अरे स्वामी जी बकवास बात है, आसमान के केस संभल नहीं रहे हैं, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। मोदी जी, प्यारे देशवासियों, मैं आपसे आपका समर्थन मांगने आया हूं। अभी आप 19 दिन अपनी मां टुन करा लो, तो वो टुन सब करा रहे हैं अपनी। मोदी जी अपने आए थे, अभी फिर आएंगे कलल में, तो वो टुन करने के लिए फिर आ जाएंगे तुम्हारे सामने, तुम टुन करवा लेना, हम तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि हो अगर टुन तो मोदी की हो, मोदी की मां टुन। तो इस तरीके से मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो ये समापन होगा और मोदी जी बहुत वाहवाही लूटेंगे, लेकिन मेरे प्रश्न उन पे तब भी जारी रहेंगे। इतना बड़ा देश चांद पे अपना रॉकेट भेजने के लिए तो पूरी दुनिया में तमाशा तुमने खड़ा कर दिया। क्या तुम ये कोरोना के संबंध में तुम्हारे टेस्ट करके नहीं बता सकते थे कि WHO की माननी है कि नहीं माननी? ये प्रश्न मेरा रहेगा। दूसरा ये प्रश्न रहेगा कि ये किडों की जो बात की जा रही है, जो किट बिल्कुल नॉर्मल पहले से है, ये कोई नया निर्माण नहीं किया गया कि कोरोना टेस्ट किट ये अभी कोई निर्माण हुआ, पुरानी है और ये कोई भी देश बहुत तेजी से बना सकता था, तो हमारे देश ने क्यों नहीं बनाई? हम चीन पे ठीकरा फोड़ने के लिए बार बार उनसे लेके काम क्यों करते रहे? ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पूछता रहूंगा। मैं ये पूछता रहूंगा कि लोगों की EMI कम क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछता रहूंगा। मैं ये पूछता रहूंगा कि आर्थिक बर्बादी जो हुई, जिसमें आप बहुत सारे लोगों का, अभी तो आपने PF काट लिया, अभी आपने उनका जो भी सरकार हैं उनके भी पैसे काटे हैं, और आप बहुत सारी सरकारी नौकरियों से लोगों को निकालोगे, ये भी मुझे पता है। उनका कसूर क्या था? आपने एक नियम ये भी बनाया कि जितने भी लोग हैं वो अपने कर्मचारी, इस बात का वादा करें, नहीं तो उन पे केस होगा।
मैं आज ही जानता हूं कई लोग मेरे जानने वाले हैं जिनको उनके यहां से कंपनी से निकाल दिया। अब वो क्या करें, कंपनी पे केस कर दें? क्या वो कंपनी उन्हें दोबारा रखेगी? या रखेगी तो सही ढंग से उनका सर्टिफिकेट बना के देगी कि ये सही काम करते हैं, या सिर्फ इसलिए रख लेगी कि मोदी जी ने कहा था? नहीं, वो निकाल दिया उनको। मुझे भी पीड़ा हुई आज जब उनके मैसेज मेरे पास आए। तो ये सवाल रहेगा। हाँ, हम लोग मोदी जी पे बहुत गुस्सा कर लें, बहुत गुस्सा कर लें, उसके बाद क्या करेंगे? कौन आएगा बताओ? आप बताओ। क्योंकि जो लोग इतना प्लान करते हैं वो ये भी प्लान करते हैं कि एक पपेट जाएगा तो दूसरा पपेट कौन सा आएगा। और वो हमेशा पपेट इतना प्लान किया जाता है कि तुमको लगता है कि अब की बार तो देश में साम्राज्य, रामराज्य आ ही जाएगा। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा पपेट है इस देश का, जिसकी बात जब मैं करूंगा तो बहुत से लोग लाइक करने वाले एकदम डिसलाइक कर देंगे। जो अभी लाइक कर रहे हैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, तो तुरंत ही एकदम डिसलाइक कर देंगे। और वो नाम है केजरीवाल। केजरीवाल बहुत प्लान अच्छे से किया गया, क्योंकि अब कि केजरीवाल को बहुत जबरदस्त फंडिंग मिलेगी पीछे से, और केजरीवाल इस देश के अच्छे नेता के तल पे आ जाएंगे, और उनको भी पता नहीं लगेगा कि वो पपेट के तल पे आए। तो वो पपेट के तल पे आई है, उनको पता नहीं लगेगा। और उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि अब हमारे देश को एक सच्चा नेता मिला। वो क्या करेगा? वो बिल्कुल कानूनों को और सख्ती से लागू करेगा, क्योंकि वही उसे आता है, वही उसने सीखा है। साथ साथ एक काम करेगा, शिक्षा को बढ़ावा देगा। मनीष सिसोदिया है ना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक जबरदस्त काम होगा, जो अभी तक देश में होता है बहुत छोटे स्तर पे। आप अगर अपने फैमिली के चारों तरफ निगाह डालें तो शायद आपके अगर 100 परिवार को जानते होंगे तो कोई एक परिवार होगा जो शिक्षा का लोन लेता है अपने बच्चे के लिए। लेकिन ये इतना इसको बूम करेंगे कि हर बच्चे की शिक्षा के लिए लोन होगा, हर बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए लोन होगा, क्योंकि आर्थिक उपाइयां हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उच्च शिक्षा का लोन होगा तो हमारे लोन देने वाले जो भगवान लोग बैठे हुए हैं इनको और फायदा होगा, और बढ़िया वाला फायदा होगा। लोन 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 लोन। इस पृथ्वी का आप लोग विश्वास न कर पाओ तब भी मुझे कहना है, इस पृथ्वी ने आज तक जितना धन कमाया है उस धन का 80% रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जिसका कोई टैक्सेस नहीं है, और जो बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं, बैंक चला के, हथियार बेच के, पेट्रोल पे कब्जा करके, बहुत कुछ करते हैं। कहते हैं कि जिस समय टेस्ला यहाँ आविष्कार करता था तो टेस्ला को भी फंडिंग ये करते थे, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि टेस्ला ने जब कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू की जो इन्हें लगा इनका व्यवसाय खराब होगा, जैसे कि उन्होंने एक ऐसी लाइट का आविष्कार किया था जो बिना कॉपर के तारों के फैल सकती है, तो इन्होंने वो आविष्कार दबा दिया, क्योंकि उस समय कॉपर की इनकी खदानें थीं, तो कॉपर का बिजनेस चलना था। उसके बाद बहुत से लोगों ने पानी से चलने वाली, हवा से चलने वाली, बिजली से चलने वाली कारें बनाई, लेकिन वो कारें कभी नहीं लॉन्च की गई, क्योंकि इनका व्यवसाय तेल का था, तेल पे कब्जेदारियां थीं, डॉलर बढ़ाना था, तो आपने वो भी सब जो है झेला। उसके बाद अब वो जब खत्म हो गया है और मामला आने वाला है इलेक्ट्रिक युग, तो इलेक्ट्रिक युग में भी आपको क्या हालतें होंगी ये भविष्य में आने वाले मैं आपको बताता रहूँगा। तो फिलहाल कोरोना का भविष्य ये होने वाला है कि हम सब बहुत अच्छे ढंग से बर्बाद होंगे, बैंक संपन्न होंगे, चीन आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दी जाएगी, या हो सकता है उस पर अटैक हो और विश्व युद्ध भी हो। वैसे विश्व युद्ध की संभावना कम है, लेकिन आर्थिक रूप से तो कमर तोड़ी जाएगी। विश्व युद्ध हो जाए तो शायद 5-10% संभावना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर उसको 100% मान लीजिएगा। और कोरोना का सारा ठीकरा पूरी दुनिया में फोड़ा जाएगा WHO के कुछ ऑफिसरों की तरफ, और फिर कोरोना समाप्त हुआ। वीडियो सेव रखना, बताए देता हूं आपको, क्योंकि आने वाले वक्तों में आप याद करोगे कि एक आदमी समय से पहले हमें कुछ बोलता था, चिल्लाता था, हमने उसकी नहीं सुनी। जैसे 2.5 साल से चिल्लाता हूं बैंकों के खिलाफ, आप नहीं सुनते हो। होने वाला है, हो रहा है, आपको दिख रहा है, सब बैंक प्राइवेट हो गए।
सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील कर दे रही। तो कुल मिला के आप याद रखना, और तब मैं आपको उससे भी आगे की बात करूँगा, और तब आप मुझे फिर गालियाँ देना, कहना ये सब आगे की बकवास करता रहता है, क्योंकि वर्तमान में तुम कभी मेरे साथ चल नहीं पाओगे। तुम्हारी बुद्धि का और मेरी बुद्धि का कोई भी जो है संबंध नहीं, क्योंकि तुम गुलाम, बहुत बड़े वाले गुलाम, और मैं पूर्ण स्वतंत्र आदमी, सांड जैसा। मेरे किसी ने खुट्टे तो फोड़ नहीं दिए कि मैं सेक्स ना कर सकूं, जैसे कि बैल को कर दिया जाता है, उसके अंडकोश फोड़ दिए जाते हैं और फिर उसको जोत लिया जाता है हल में। सांड को नहीं जोत पाते क्योंकि उसके अंडकोश किसी वजह से फूटने से रह जाते हैं। तो मैं थोड़ा सांड जैसा, तुम बैल जैसे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमें तुम्हारी बात अच्छे समझ में आती है कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। फिलहाल आज इतना ही, थोड़ा नेट बचा लेते हैं रात को गप्पे मारने के लिए। प्रणाम।